बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत फलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वकील मखदूम अली खान 7 दिन तक सैकड़ों सफ़ात पढ़कर अदालत को तकनीकी चीजें बताते रहे, मगर किसी भी अहम सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट के अहम सवालात का बोझ शाहिद हामिद और सलमान अकरम राजा उठा पाएंगे? ख्वाजा साद रफीक की आज फिर अदलिया, मीडिया, एंकर्स और कुछ नादीदा कुव्वतों पर शदीद तनकीद, जबकि ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह भी पैनमा केस के पीछे कुछ नादीदा कुव्वतों के होने का इल्जाम लगा चुके हैं। ये नादीदा कुव्वतें आखिर कौन सी हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो का पंजाब का शो फ्लॉप रहा। बिलावल पंजाब में अवाम को बाहर निकालने में बुरी तरह से नाकाम नजर आए। क्या आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो की लुटिया डबो दी? डॉक्टर आसिम और अयान अली को बचाते बचाते क्या पीपल्स पार्टी खुद डूब गई? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से सुनहरा दौर वापस ले आए। 3 साल के बाद फिर से लोगों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के साथ बन चुकी हैं। जस्टिस साकिब निसार अवामी अहमियत के 8 अज खुद नोटिस ले चुके। क्या जस्टिस साकिब निसार इक़दामात उनके मुंह जोर इदारों को लगाम डाल सकेंगे? इसके साथ साथ दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सानिहा कोयटा के अज खुद केस की समाअत भी हुई। सानिहा कोयटा में दर्जनों कीमती जानों का ज़िया हुआ। IG बलूचिस्तान एहसन महबूब सुप्रीम कोर्ट में अपनी मसरूमियत का रोना ही रोते रहे। हुकूमत सानिहा कोयटा पर अमल करेगी या फिर नहीं? सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर बरहम नजर आई। आमिर साहब, सबसे पहले पैनमा केस, मखदूम अली खान साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। 7 दिन तक वो अपने दलाइल देते रहे। ओवरऑल आप इस केस को किस तरह से अब देख रहे हैं? मखदूम अली खान साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर के वकील हैं, तो इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा उनके कंधों पे बोझ था और अदालत ने उनको मैक्सिमम टाइम दिया क्योंकि कसर ना रह जाए, किसी को गिला शिकवा ना रह जाए कि जनाब आपको टाइम नहीं मिला। उन्होंने अपना जो केस है वो टेक्निकल उस पर रखा और ये वकील करते हैं कि जब फैक्ट्स पे कमज़ोर हों, फंबल कर रहे हों, तो वो टेक्निकल पे चले जाते हैं। मगर टेक्निकल के अंदर जो है ना थोड़ा सा वो नॉन टेक्निकल हो गए थोड़ा सा। वो इसलिए कि उनके 3 मेन चीज़ें थी। एक ये उन्होंने जुरिस्डिक्शन पे पकड़ा कि जनाब अदालत जो है ना आप सुन ही नहीं सकते, आप ये जो है ना 184 के 3 के तहत जिसके अंदर मफाद आमा और इंसानी हकूक़ का मामला होता है उसमें कैसे आप सुन सकते हैं। वो अदालत ने नहीं उनकी मोरलेस मानी। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये आप हमें ना बताएं, ये 20 करोड़ अवाम का मसला है। आज ये अदालत ने कहा 20 करोड़ अवाम का मसला है और अदालत इतनी उस पर आगे जा चुकी है कि इससे मजीद आगे जा सकती है, पीछे नहीं अब जा सकती। और वैसे भी इस चीज़ पे इनके वकील का पहले क्योंकि सलमान भट्ट साहब इस चीज़ से का अपोजिट कर चुके थे, तो मखदूम साहब के लिए मुश्किल था कि अपने ही केस को दोबारा रिवर्स करना, वो एक उनकी नहीं चल सकी। 66 पे उन्होंने कहा कि अदालत का जो है ना इसके ऊपर इख्तियार नहीं है पार्लिमानी चीज़ों के ऊपर। वो भी जो है ना उन्होंने कहा नहीं जनाब शवाहद के तौर पे ना हम आपको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उनकी स्ट्रेटजी थी इंसुलेट करना प्राइम मिनिस्टर को बाकी केसेस से कि बाकी प्यादे, फील, हाथी अगर ये मारे भी जाते हैं तो बादशाह बचा रहे, इसीलिए 3 वकील किए गए। तो उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि कामयाबी इतनी नहीं हुई कि ये कफालत का केस था, कफालत का आज जो रहा कि क्या आया मरियम बीबी वो उनकी कफालत में थी या नहीं थी जो है, तो अदालत ने उसके ऊपर सवाल अभी पेंडिंग छोड़ दिया। वो उनकी बात कंसीड नहीं की कि वो समझ नहीं आता कि बेटे को आप पहले उनके नाम पे ज़मीन खरीदते हैं फिर उनको आप वो पैसे दे देती हैं अपनी, वो घर में ही गर्दिश कर रही है। तो वो उस पर भी सवाल पेंडिंग रहा। कफालत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कफालत लिंक करती है प्राइम मिनिस्टर को केस के साथ। अगर बच्चों का साबित भी हो जाए तो ये कहना कि जनाब बच्चों के तो बालिग बच्चे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसकी सजा क्यों मिले? ये क्योंकि कफालत के जरिए मरियम अगर कफालत में इनकी आ जाती हैं तो ऑलरेडी इनके जो हस्बैंड साहब हैं उनके ऊपर सफदर साहब के ऊपर तो है कि उन्होंने अपनी ये जो जिस कंपनी की वो ट्रस्टी बताई गई हैं तो वो शो नहीं की, तो उनका केस तो कमज़ोर है। प्राइम मिनिस्टर का भी कमज़ोर हो जाता है क्योंकि वो अगर इनकी गलत बयानी और इनकी नाम बताने के जो फैक्ट्स हैं वो निकल आते हैं और जो भी उससे रिलेटेड है ये जुड़ी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर से, बाकी बच्चे नहीं जुड़े हुए। इसलिए कफालत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी ओपन रह गई, वो भी जो है केस यहाँ भी ओपन है। तीसरा जो था नई जो चीज़ इसमें खुल गई वो अदालत ने वो मनी लॉन्ड्रिंग का कि जनाब ये इस पे शवाहद आ गए, बल्कि नई इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें से नया वो निकल आया
कि जनाब ये 52 करोड़ रुपया जो है ये गर्दिश कर रहा है अदालत के ख्याल में, और उन्होंने इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के नए सवाल निकल आए हैं, जिसके अंदर जो है कल जो क्लासा साहब 3 दिन से दिखा रहे हैं कि वो 26 सवाल जो अदालत ने कल 26 सवाल पूछे, आज उन्होंने अपनी टेक्निकल उसके अंदर रहे वकील साहब मखदूम साहब, मगर वो 26 सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ये अगले वकील बताएंगे, तो उन्होंने अगलों के लिए छोड़ दिया है। मगर ये है कि उसमें आखिरी बात कि रहमान मलिक की रिपोर्ट और इसाक डार साहब का बयान हल्फी, वो 2 लाशें थी वो जिंदा हो गई हैं, और आखिरी के अदालत ने जो ये फाइनली कहा है ना कि जनाब ये एक लाश है, और ये हमने क्योंकि अदालत ने, हम कहते रहते हैं बताते रहते हैं लोगों को कि इसमें इनक्विजिटिव पोजीशन ले ली हुई है कि अदालत ने वो खुद तफ्तीश करने का जुम्मा अपने आप पे ले लिया हुआ है, और ये भी उन्होंने कहा है कि जनाब ये 62-63 के जो पुरानी नजीरें दे रही हैं, याद रहे कि मखदूम साहब ने बड़ी अक्लमंदी की कि अक्सर नजीरें जो उन्होंने दी पुरानी वो इन्हीं जजेस की निकाल के लाए, ये उन्होंने कमाल किया उन्होंने। मगर उन्होंने अदालत ने ये कहा है कि जनाब ये नए हालात में, नए वक्त में, नए केस में, जबकि 9 महीने से अदारे मफलूज है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, 20 करोड़ अवाम का मसला है, तो हम नई मिसालें कायम कर सकते हैं, हमें हमारी जुरिस्डिक्शन का नाम बताए। फाइनली द केस इज स्टिल ओपन। ये आपने टेक्निकल जो बात की है, क्लासा साहब टेक्निकल बुनियादों पे मखदूम साहब खेलते रहे, अहम सवाल जवाब तो कोई ना मिल सका, तो क्या शाहिद हामिद और सलमान अकरम राजा साहब उठाएंगे इन सवालात का बोझ? आज बड़ा अहम सवाल है, आपका भी देखना पड़ेगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो अपनी सारी रेपुटेशन, अपनी गुडविल, अपना एक स्टेचर वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है इस केस के लिए, तो उसमें से क्या उनके पास ऐसे एविडेंसेस थे, वो मजबूर हो गए कि एक पॉपुलर, एक रिस्पेक्टेबल जो उनका यहाँ स्टेटस ये था, तो वो कौन सी ऐसी वजूहात थी, कौन से एविडेंसेस थे जो पिछले वकीलों के पास नहीं थे, सलमान ये भट्ट साहब के पास या अकरम शेख साहब के पास, जो अब इनको दिखाए गए हैं, शेयर किए गए हैं, जिसकी वजह से ये राज़ी हो गए। शाहिद हामिद साहब को छोड़ दें, शाहिद हामिद साहब वो किसी के भी वकील बन सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको आप मुतमिन करें, वो मुतमिन कर दिया था बकौल ये फवाद चौधरी के 3.5 करोड़ पे इतनी बड़ी रकम होती है जो उनको ऑरेंज ट्रेन केस में मिल गई, उसके बाद कोई भी मुतमिन हो जाएगा, नहीं जी बिल्कुल आपका केस तो जायज़। इसलिए शाहिद हामिद साहब को तो छोड़ दें जरा 2 मिनट के लिए। असल जो मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि वो कौन से एविडेंसेस थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने सलमान अकरम राजा साहब जैसे बंदे को, जो नवाज शरीफ के खिलाफ ISI असगर खान केस में बाकायदा पेश हो के अकेले सिंगल हैंडल इन्होंने केस जीता, जिसमें यह था कि नवाज शरीफ साहब ने ISI से पैसे लेके बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन रिगिंग की थी। जी। उस वक्त ये प्रोसिक्यूट कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इन्होंने गलत तरीके से पैसे लिए। अब तो ये है ना कि इन्होंने बहर पैसा लिया है, इन्होंने गलत अंदाज में पैसे बनाए। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान का पैसा था तो नवाज शरीफ साहब को ISI ने दिया। मैं इंटरेस्टेड हूं कि उनके पास कौन सी ऐसी एक कोई चीज़ निकलती है, वो मैं उसमें देखना चाहूँगा। दूसरा बड़ा अहम चीज़ है मखदूम अली खान साहब पे मेरा ख्याल है, आई होप के जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं ये ठीक होंगी, अगर हम गलत कह रहे हो तो प्लीज़ हमें करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जुडिशल मामला है, लिहाजा अगर इस पर किसी को एतराज़ हो कि हम ये गलत कोट कर रहे हैं तो हमें करेक्ट किया जा सकता है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि मखदूम अली खान साहब जब वहाँ पे अपने वो दे रहे थे आर्गूमेंट्स, तो एक आर्गूमेंट्स में वो कहते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान जो खुद, अब उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को भी उसमें शामिल कर दिया है, जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया था ना कि पूरे आर्मी कोर कमांडर DGI बला बला उस दौर के सबको बगावत केस में डाल दो। तो आज मखदूम अली खान साहब ने ड्रैग कर लिया, हुकूमत पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगा दिया है, या सच्ची बात की बकौल उनके कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं जिनकी बुनियाद पर ये बहर बिजनेस करते हैं। सो अगर उनका कहना यह था कि अगर नवाज शरीफ साहब ने बनाई हुई है तो रियासत पाकिस्तान ने भी ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं, जो मुझे समझ आ रही है। इस पे उन्होंने 2-3 मिसालें दी, जो न्यूयॉर्क में इनके ये होटल्स हैं वहाँ पे उन्होंने कहा जनाब कि ये टैक्स से बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ पे ऑफशोर कंपनियां बनाई थी, और उन्हीं कंपनियों की बुनियाद पे ये आपके होटल्स जो हैं हमारी PIA वगैरह के हमारी मलकियत हैं। तो इसमें जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि आप ये मिसालें देकर अपने मुवक्किल को, आप जो उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई या उन पे जो आती हैं चीज़ें, आप उनको सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने बना लिए हैं ऑफशोर, तो मैंने आपने वज़ीर आज़म ने बना लिए, फिर तो छोटी बात रह जाती है। तो उस पर उन्होंने फरमाया, वज़ीर आज़म साहब वकील मखदूम अली खान साहब ने, उन्होंने कहा जनाब कि ऑफशोर कंपनियों के जरिए टैक्स को छुपाया नहीं जाता, बचाया जाता है। ज़रा देखें से ज़हीन लोग कैसी कैसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि टैक्स हम
हम चुरा नहीं रहे, छुपा नहीं रहे, बचा रहे हैं। जरा टेक्निकल, जरा आमिर साहब जरा इनकी वो देखें, जरा वारदातें देखें जो हमारे जैसे, तो हम तो इतना अक्लमंद नहीं है कि इस तरह की चीजें अगर समझ सकें। इस पर जस्टिस अजमत साहब ने बड़ा अहम और मीनिंगफुल कमेंट किया। क्या साहब ब्रेक से वापस आके ना वो बता दें? चलें ऐसे कर ले, बड़ा अहम है, जिस पे मखदूम साहब जो है ना, चलें आए ब्रेक के बाद। चलें बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, वो अहम कमेंट क्या है वो तो जानेंगे। इसके साथ साथ जो नून लीगी रहनुमा है, एक बार फिर से जो अदलिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंकर्स पे, स्पेशली मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, आप वो आर्गूमेंट हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे। मैं ये बता रहा था, जब उन्होंने ये बताया कि जनाब कि ये कोई टैक्स बचाना या टैक्स छुपाना कोई इतनी बड़ी गलत बात नहीं होती, तो उस पर जस्टिस अजमत साहब ने बड़े मीनिंगफुल रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब हुआ कि आप भी यही कुछ करते हैं। मेरा ख्याल है जो हमने, आपको याद होगा, एक प्रोग्राम किया था जिसमें अगेन हमारी स्टोरी नहीं थी, बहर के प्रेस में छपी थी, जिस पे उन्होंने खुद आके वर्जन उन्होंने दिया था। उसमें यही था कि मखदूम अली खान साहब की भी अपनी ऑफशोर कंपनी थी, जो उन्होंने वहाँ पे एक स्कीम आई थी कि आपको पुर्तगाल में, वो हमारे प्रोग्राम में आए भी थे, अगर पुर्तगाल में अगर आपको नेशनैलिटी चाहिए तो आप उसके लिए ना वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें, जो 6,75,000 यूरो को खरीदी थी। तो वो भी उन्होंने एडमिट किया था कि उन्होंने वो जो थी ऑफशोर के जरिए खरीदी थी। और मुझे याद है उन्होंने ये शो में ये कहा था, जब पूछा गया था कि आपने अपनी उसके लिए खरीदा, नेशनैलिटी के लिए खरीदा, तो उनके अल्फाज से मेरे पास अकामा है, जो उनके अल्फाज थे, लेकिन कि नेशनैलिटी नहीं। अब मुझे इन दोनों का फ़र्क है, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है, एक चीज़। दूसरा उसमें जो अहम चीज़ थी, आमिर साहब उसको एक्सप्लेन करें, कि उन्होंने कहा था कि ये जो आमिर ने पूछा था, ये जो डायरेक्टर बनाए जाते हैं इसके ऑफशोर के, तो ये जेन्युइन होते हैं, आप कभी उनसे मिले हैं? तो उन्होंने कहा जनाब हम तो उनको जानते नहीं होते, वही कंपनी होते हैं, उसको पैसे देते हैं, अपनी मर्जी के ABCD उनको बिठा के वो बना लेते हैं। सो ये जो बड़ा ये कमेंट, बड़ा एक अहम कमेंट है उन पे, एक मखदूम अली खान पे जस्टिस अजमत साहब का, कि इसका मतलब हुआ आप यही कुछ करते रहे हैं। वो करते रहे हैं। ये नहीं पता मखदूम साहब पे बात कह रहे थे या वो वज़ीर आज़म पे बात कह रहे थे। आर्गुमेंट दिया जाता है कि जनाब ऑफशोर कंपनियां लीगल भी होती हैं, इलीगल भी, गैर कानूनी भी होती हैं, कानूनी भी होती हैं। मगर दो चीजें, एक ये कि डिक्लेयर्ड होनी चाहिए यहाँ पे, जो कि प्राइम मिनिस्टर की ये कंपनियां आज तक कभी नहीं थे किसी ने डिक्लेयर की ये, और यही इसीलिए मरियम बीबी का केस कैप्टन सफदर के उसमें ना कर दें। इवन अगर वो सिर्फ ट्रस्टी, बेनिफिशियरी ट्रस्टी नहीं भी थी, ट्रस्टी बाय नेम थी सिर्फ, तब भी ना छुपाने के ऊपर उनका बड़ा संगीन उनके ऊपर ये केस है। कैप्टन सफदर की सीट मेरा ख्याल जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर की कफालत में आ जाती है, उधर भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है वो ये है कि ऑफशोर कंपनियां जिसके अंदर प्रॉक्सी डायरेक्टर्स होते हैं, आपको याद होगा आपने उनसे पूछा था कि आप इन डायरेक्टर्स को जानते हैं, उन्होंने कहा जी मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। तो जब आप गैर कानूनी, मेरे ख्याल में उनका ख्याल था कि वो गैर कानूनी नहीं है, मेरे ख्याल में आई बैक टू डिसएग्री कि जब आप प्रॉक्सी डायरेक्टर्स रखते हैं जिन डायरेक्टर्स को आप नहीं जानते, तो इसका मतलब ये है कि वो कानूनी चीज़ नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। आई कैन बी एंटायरली रॉन्ग। और ये इन कंपनियों के भी जो डायरेक्टर्स हैं, वो मरियम बीबी या ये हसन नवाज साहब जो हैं, ये उनको नहीं जानते, वो प्रॉक्सी डायरेक्टर्स हैं। वो काम ही इसलिए किया जाता है कि जाली तरीके से। मैं चाहूँगा कि अदालत इस चीज़ पे अपनी कभी रूलिंग कोई दे दें कि क्या प्रॉक्सी डायरेक्टर्स के साथ वो डायरेक्टर्स जिनको आप नहीं जानते, वो पता नहीं कौन से 4 नाम फिल कर देते हैं ABCD, तो क्या वो लीगल चीज़ है? सही है, ठीक है, अभी उस पे आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन आजकल जो एक चीज बड़ी देखी जा रही है, नून लीग के जो पार्टी लीडर्स हैं, पार्टी रहनुमा है, वो मीडिया पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंकर्स को स्पेशली बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये रात को बैठ के अपनी अलग से मीडिया में अपनी अदालत लगा लेते हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ अगर राना सनाउल्लाह साहब को रखें, उन्होंने भी कहा था कि पैनमा केस के पीछे कुछ नादीदा कुव्वतें, और आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ये बात दोहराई कि एक कार्रवाई अदालत के अंदर होती है, दूसरी शाहरा पर होती है, और तीसरी मीडिया पर ये एंकर्स शाम को लगा लेते हैं, और इस केस के पीछे कुछ नादीदा कुव्वतें भी हैं। पहले ख्वाजा साहब ने जो कहा वो आपको सुनाते, वापस आते इस पे बात करते हैं। एक अदालती कार्रवाई हो रही है और एक अदालत पिटिशनर्स ने यहाँ शाहराए दस्तूर पे मीडिया के सामने लगाई हुई है, और एक तीसरी अदालत हर रोज़ शाम को रात गए तक मुख्तलिफ TV चैनल्स पर लगाई और सजाई जाती है। पहले
11 बजे और 11:30 के वक्फे के बीच अदालती कार्रवाई को मसख करके मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रहा और शाम को बाज़ टीवी चैनल्स पे बदरजाए अतम ये काम जारी है। मकसद एक ही है, मकसद ये है कि अदालती फैसला तो अल्टीमेटली आएगा, लेकिन एक परसेप्शन बिल्डअप किया जाए और पनामा पेपर पे जितनी सियासत की जा सकती है की जाए। और साथ ही ये भी, और हम ये बार बार कह चुके हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है हमारे सियासी। ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो कहा वो आपने सुना। क्लासेस साहब, नून लीग के रहनुमाओं का ऐसा रवैया देखने में आ रहा है जैसे वो चाहते हैं कि मीडिया खामोश और एंकर्स अपने होंठ सीलें, खामोशी इख्तियार करें। मैंने आपको याद होगा, मैंने एक दफा प्रोग्राम में कहा था, कई दफा कहा है कि पूरी रियासत के इदारे भी डूब जाए ना, जैसे डूब चुके हैं। नैब डूब गया है, FIA डूब गई, FBR, स्टेट बैंक, SCCP, आपकी PSE, पार्लियामेंट बैठ गए। लेकिन अगर दो इदारे अगर चलते रहें और डिलीवर करते रहें, मुल्क बच भी जाते हैं, आगे भी जाते हैं। वो एक आपकी अदालत है, एक आपकी मीडिया है, दोनों वॉचडॉग हैं। आपने रात सुना है उनकी या विश के, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो वो क्लिप में कह के अपने प्रोड्यूसर साहब को मैं कहता, मुझे याद नहीं रहा। आप कहीं ओबामा साहब की बात तो नहीं? ओबामा ने क्या कहा है रात? उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया। 8 साल बाद एक स्कैंडल उनके दामन पे नहीं है सर, 1 रुपए का। जिस बिल गेट्स से आज नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, 60 बिलियन डॉलर कमाए हैं उसने, बिल गेट्स ने। आमिर साहब, $1 का भी इल्जाम नहीं है उस पर कि इसने गलत तरीके से कमाए हैं। $1 का 60 अरब डॉलर कमाए हैं एक, और उसमें 50 अरब डॉलर उसने दान कर दिए हैं। ओबामा साहब 8 साल रहते हैं, एक उनके दामन पे स्कैंडल नहीं है। और ओबामा ने रात मीडिया के बारे में क्या कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अकाउंटेबल रखा। आपका काम है पूछना, आपका रोल है सवालात करना, हमें ठीक करना और हमसे सवालों जवाब करना। ये होती हैं सिविलाइज्ड लीडर्स होते हैं, ये सिविलाइज्ड ये नेशंस होती हैं। कि मीडिया इस वक्त, आपको पता है उसने क्या कहा है उस दिन, वो जो उस पे हम देख ग्लोबल अवार्ड्स पे जो एक्ट्रेस थी, क्या नाम था सर उसका, वो जिसने मैरिल स्ट्रीप जी, उसने क्या कहा है, उसने मीडिया को रिक्वेस्ट की है, उस US मीडिया को। उसने कहा ट्रंप साहब जिस तरीके से उसने आके मजाक उड़ाया एक उसका मजूर ये रिपोर्टर का, उसने कहा मीडिया को, जहां पे उसने मतलब ट्रंप को तनकीद का निशाना है, उसने मीडिया को कहा कि मैं आपसे उम्मीद रखती हूं कि आप ट्रंप को एंगेज रखेंगे, उस पर तनकीद करते रहेंगे, उसके स्टेप्स जो हैं उसको सामने लाते रहेंगे, ताकि ये लोगों के लिबर्टीज को आके अब्यूज ना कर सकें। जो रियासत है या रियासती इदारे जो हैं वो लोगों के हकूक ना वो कर सकें। आपकी मुहज़्ज़ब दुनिया में सबसे ज्यादा रोल आपका होता है। या तो आप कह दें मुहज़्ज़ब नहीं है, जो साफ तरह बहुत सारी चीजें नहीं है हमारे में। लिहाजा ख्वाजा साहब ये भी याद रखें, एक मेरी इनसे है, जिस तरीके की वो चीजें ला रहे हैं, इतना मीडिया को छोड़ दीजिएगा, बख्श दीजिएगा। इनका अपना फायदा बता रहा हूं, क्योंकि अपना फायदा बताएंगे तो समझ आएगी कि कल को जब आप दोबारा टंगे जाएं, आपको दोबारा जरूरत पड़ जाए, ये मीडिया इतना बच देने दें कि आने वाला डिक्टेटर जो है या आने वाला कोई पॉलिटिकल सिस्टम है या कुछ भी हो, वो हम मीडिया को इतनी इजाजत दे कि आपके हक में हम कलमे हक कह सकें। माजी में मैं विटनेस हूं, मैं कह देता हूं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब का मैं इंटरव्यू करके आया था जद्दा से, जिस अखबार में मैं काम कर रहा था अंग्रेजी में, उन्होंने नहीं छापा था ये कह के कि जनरल मुशर्रफ साहब नाराज हो जाएंगे। वो दाद दे नजम सेठी साहब को, जैसे भी नजम सेठी साहब ने और इकबाल हैदर साहब ने बड़ा इजाज हैदर साहब ने उसको बड़ा अच्छा एडिट करके छापा था। उस अंग्रेजी अखबार ने बाकायदा मुझे कह दिया था कि हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का अगर हमने इंटरव्यू छापा तो जनाब मुशर्रफ नाराज हो जाएगा। सो मेहरबानी फरमाएं आप दोबारा वो दिन अपने लिए भी ना लें, हमारे लिए भी टेस्ट ना करें। तो मीडिया को थोड़ा सा रहने दें, अदालतों को भी रहने दें, इसमें आप लोगों का फायदा है। ठीक है, सही है। अमित साहब आप कुछ कहेंगे, वरना एक और मेरे पास जबरदस्त सी चीज है, वो भी हम दिखाते हैं। ख्वाजा साद रफीक से मैं ये कहूंगा, वो इतना बेसिमत मत चल, लौट के घर आना है। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह की शान है कि ये दिन भी आना था कि ख्वाजा साद रफीक साहब हमें गुफ्तगू की तहजीब के ऊपर लेक्चर देंगे कि शाइस्तगी क्या होती है और बात किस तरह की जाती है। ख्वाजा साहब हमारी पता नहीं, या तो आप जिनके आपको गिले शिकवे मीडिया के जिस नाम लिया करें, वरना अगर हमसे जो है हमें 20-30 साल की ट्रेनिंग है कोर्ट्स को अटेंड करने की, उनके ऊपर हमें पता होता है कहाँ लाइन क्रॉस करनी है, कितना तजिया किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता। जस्ट बिकॉज के हालात थोड़े से नामुवाफिक जा रहे हैं, आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये जो अटैक मीडिया पे
और अदालतों पे ये 2 दिन से जो शुरू हुआ है कि जी हम गुस्सा आएगा, बड़ा रिएक्शन है, वो बाकायदा ऑर्केस्ट्रेटेड जो है कल से इनका सिलसिला शुरू हो गया है कि ये डराना शुरू हो गए हैं। टाइम्स हैव चेंज। ना ये अदालतें डरती हैं और ना ये मीडिया डरता है। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अल्लाह की शान ही है। बाकी जैसा कि क्लास साहब आपने मीडिया के हवाले से बात की, हमें लग रहा है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब भी मीडिया को बड़ा फॉलो अप कर रहे हैं, और जिस तरह से आप लफ्ज ये इस्तेमाल करते हो और आप ये कहते हैं मरियम साहबा बुलाती हैं सबको, सब पार्टी लीडर इकट्ठे होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा बुरा कहा होता है उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। इमरान खान साहब ने आज क्या कहा, जरा वर्ड टू वर्ड वो भी आपको सुनाते हैं। बैठी होती है वहां मरियम साहिबा पूछती हैं, अच्छा जी मरियम बीबी, दानियाल आज आपने इमरान को गालियां निकाली हैं? वो आके कहता है मैंने जी बड़ी कोशिश की है, तुम्हें मैं वजीर नहीं बनाऊंगी अगर तुमने उसको सही तरह गालियां ना निकाली। फिर आता है जनाब ख्वाजा साद रफीक, तुमने आज शोर नहीं किया, मुझे आवाजें नहीं आई प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तुम्हारी चीखों की। अगर ख्वाजा साद रफीक आपने इमरान को गालियां ना निकाली, मैं बता दूंगी कि प्राइस बॉन्ड से अरबोपति कैसे बने हो। फिर आता है जनाब ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बड़ी मोतबर इंटेलेक्चुअल बन के, ख्वाजा साद रफीक तुम ख्वाजा आसिफ 480 अरब रुपया तुमने आईपीपीज को जो दिया था, मैं बता दूंगी कितने अरब किधर गए हैं। इसलिए इमरान को तुमने अगर सही तरह गालियां ना निकाली तो मैं पर देख लेना अगली बारी क्या होगा। ये हो रहा है वहाँ साहिबा बैठी हुई हैं, वो बैठे हुए आके जी इस तरह करके बैठे हुए हैं, हमने जी बड़ा बुरा आज इमरान को कहा, अच्छा फिर तुम्हें कुछ मिल जाएगा। ये हो रहा है यहाँ। इमरान खान साहब ने वर्ड टू वर्ड क्या कहा, इस पे आमिर साहब क्लास साहब आपका तो मैं व्यू लूंगी, लेकिन अभी मुझे फिल वक्त एक छोटी सी ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो का पंजाब का शो जो बुरी तरह से फ्लॉप रहा, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन क्लास साहब अभी जो हमने क्लिप दिखाया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे एक ये खतरा लग रहा है। आमिर इसके गवाह बैठे हैं, कल इन्होंने बड़ी कोशिश की, जब हमने इनके दिखाया ना क्लिप दिखाया, जो तमाम लोगों ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, मेरा ख्याल तमाम लीडर्स ने, तो आमिर साहब का ये ख्याल था कि हमें बैलेंस करने के लिए पीटीआई के भी कोई क्लिप दिखाने चाहिए ताकि पता चले वो भी बड़े इंतहाई कोई अब्यूजिव और बड़े गलत लफ्ज़ के मुंह पे बैठे हुए हैं। तो बड़ी देर 1 घंटा ये सारे क्लिप्स ढूंढते रहे, सब कुछ पेश किया, इन्हें भी नहीं मिला। हालांकि ये चाहते थे कि कोई ना कोई चीज़ हमें मिल जाए। मेरा ये ख्याल है कि फवाद चौधरी के आने से इनकी इंडक्शन से बड़ा फ़र्क पड़ा है। फवाद विद इन उसके में अल्लाह ने उसको एक तरह की ऐसी क्वालिटी दी है, एक तो शायद लीगल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल भी उसका बैकग्राउंड है, एंकर भी रहा हुआ है। सो विद इन आप कह सकते हो 4-5 मिनट्स वो 3 घंटे के प्रोसीडिंग इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है कि सब लोगों को समझ आ जाती है। दूसरा, पीटीआई ने समझदारी की है कि ये दोबारा मैचिंग परफॉर्मेंस के चक्कर में नहीं पड़ गया। हालांकि इनके पास भी 2-4 बड़े अच्छे न खिलाड़ी मौजूद हैं जो उसी जबान में बात कर सकते हैं, लेकिन थैंक्स गॉड के सैनिटी प्रिवेल्ड, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि पीटीआई को लग रहा है कि केस जो अदालत में है ना वो नहीं लड़ पा रहे इनके वकील जो है, इसीलिए गुस्सा आपको बाहर नजर आ रहा है। यकदम जो कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे एक और रीज़न है। मुझे नजर आ रहा है कि जो उन्होंने वहां पे मंगवाई है ना, उसकी एक तरह की एनफोर्समेंट मंगवाई कि आए कि रश करें और आके सुप्रीम कोर्ट में हमें आप उसकी मदद करें। आने वाले दिनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ये डिस्कशन होनी है या वहाँ पे डिबेट होनी है उसके अंदर। रीज़न अब वहाँ पे जो नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं जिनके नाम पे ये हैं सारी चीज़ें, ये जो फ्लैट्स हैं जहाँ से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, अब उन्हें आके यहाँ पे दिखाना है। चलो मान लेते हैं जी नवाज शरीफ साहब एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लेते हैं जी उनका इन चीज़ों से कोई तल्लुक साबित नहीं हुआ, मान लेते हैं। अब उन्होंने साबित करना है कि ये जो पैसा है, अगर कतरी शहजादे का खत, तो वो अदालत ऑलरेडी उसको एक तरह का डिस्कार्ड कर चुकी है कि इसमें ट्रेल ही नहीं है, लेटर ही है, कई बार इन्फॉर्म्ड, वो जो बादशाह ने लिख के भेजा। सो ज्यादा जो इनके लिए मेरा ख्याल मसला पैदा होने वाला है वो उसके हुसैन नवाज और मरियम नवाज साहबा के जो वकील खड़े होंगे उनके लिए टफ क्वेश्चनिंग होनी है। तो मेरा ख्याल है अभी से शायद हामिद साहब और सलमान अकरम साहब जो हैं, राजा साहब, लेट्स सी कि वो क्या पेश करते हैं। ये इमदाद उन्हें पेश की जा रही है कि अदालत के बाहर खड़े होकर धमकियां दें, थ्रेट करें, अदालत को कहें, उसके बाद आप मीडिया को कहें। ये बेसिकली आने वाले दिनों के लिए तैयारी की जा रही है ताकि जरा हाथ जो है ना अदालत भी हौला रखे और मीडिया भी हौला रखे। लेकिन बात आमिर वाली है, ये पीपल्स पार्टी वाला सब्र दिखाएं।
जो पीपल्स पार्टी ने सब्र दिखाया था ना गिलानी साहब के वक्त, जरदारी साहब के वक्त, उससे वो भी बच गए थे, 5 साल भी पूरे हो गए थे, जमहूरियत भी आगे चली गई थी। ये 1998 नहीं है कि चीफ जस्टिस आप सजाद अली शाह की अदालत पे जाएंगे और वहाँ पे मार धाड़ करके अब सारे, मेरा ख्याल है अब दुनिया बदल गई। आई होप कि सैनिटी विल प्रिवेल, जो बातें उसने की है ना राना सनाउल्लाह ने, जी। ये वो समझने कि 1998 है। मेरा ख्याल है अब इसमें सर 19 साल हो गए हैं, टाइम बड़ा आगे जा टाइम चुका निकल गया है। इनको इस तरह की आई होप हम उम्मीद ही कर सकते हैं इस तरफ नहीं जाएंगे। सही है। पीपल्स पार्टी का जिक्र अच्छा आपने छेड़ा क्लास साहब। आमिर साहब, ये पीपल्स पार्टी ने आज एक रैली निकाली थी लाहौर से फैसलाबाद तक, शो कितना कामयाब रहा आपने तो देखा होगा, कितना जबरदस्त था। मैं पीपल्स पार्टी में बिल्कुल देता हूँ। मैं एक लास्ट कह दूँ कि ये आज उन्होंने जो मुकबका का सिलसिला शुरू किया ना ख्वाजा साद रफीक ने, यदि आप भी ना करें NRO, आपने बड़ी अच्छी NRO का लफ्ज़ सही कहा है कि आप भी ना बात करें हम भी ना करें, और ये कह रहे हैं कि जी वो हमारा कर रहे हैं तो इमरान खान की सुने। हम नहीं चाह रहे हैं कि दोनों का बंद हो, हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल उनका भी हो रहा है और इमरान खान का भी हमें फैसला चाहिए। ये बजाय इसके कि ये अपना बंद करवाएं, उसका क्या है कि उनका बंद हो उनका खोलें, हम चाह रहे हैं दोनों खुलें। ये NRO नहीं हमें चाहिए। अभी बिलावल पे मुझे तरस भी आता है कि एक यंग आदमी था, शायद उसकी करियर था जो था, मगर उसके वालिद साहब ने जो है ना वो जो उसके साथ कर दिया, क्योंकि ये मेरा ये कहना है कि ये पीपल्स पार्टी तो है नहीं, ये जरदारी की पार्टी है। आज जो शो देख के इसलिए भी तकलीफ़ हुई कि क्या ये पार्टी होती थी, जितने आज बंदे इकट्ठे किए ना इतने लकी रानी सर्कस में इकट्ठे हो जाते हैं। वो बेचारे का इतना सा मुंह निकला हुआ था और वो करप्शन की बातें कर रहा है, पीछे उसके परवेज़ अशरफ साहब नजर आए हुए हैं जिन पे वो अभी भी केस चल रहे हैं और वो कह रहे हैं करप्शन। आसिफ जरदारी साहब के होते हुए, परवेज़ अशरफ साहब के होते हुए, और इतने डेरों जो लेफ्ट राइट पे पूरी एक बटालियन रखी हुई है जिनके सबके केसेस अभी चल रहे हैं, तो उसके बाद करप्शन का बात करते हुए ना वो बेचारे अच्छे नहीं लगते। दूसरा उनका था किसानों की बात। वो भाई साहब आपने सिंध के अंदर जो है ना एक गन्ना 150 रुपए में लेते हैं, सस्ता गन्ना लेके किसानों से महंगी चीनी बेचते हैं, और फिर आप गरीब आदमी की और किसानों की बात करते हैं, तो वो ना दुनिया तब्दील हो गई है। मेरा तो वो हमेशा आपको पता है सलाम रहता है कि ये हमारे सिंधी भाई बहुत अजीम लोग हैं। ये जो है ना भुट्टो का वोट तो देते ही थे, ये आसिफ जरदारी को भी वोट बना के ये देने के लिए तैयार हैं। पंजाब के लोग बड़े समझदार हो गए हैं, बाकी सूबों के भी, ये पश्तूनखा के भी लोग बड़े समझदार हो गए हैं। उनको इट विल टेक मच मोर टू कन्विंस दैम। ये आज जो 1,500-2 हज़ार बंदा इकट्ठा किया हुआ था बेचारा फैसलाबाद के अंदर, ये ऐसे नहीं चलेगा। 10 साल बाद एक रैली निकाली है तो ये उसमें भी 1,500-2 हज़ार मुश्किल से आए। आमिर साहब, आपने जो बात की है कि बिलावल करप्शन की बात करते अच्छे नहीं लगते, तो तलाल साहब का मेरे पास एक शॉर्ट पड़ा हुआ है, ज़रा वो हम अपने देखने वालों को सुनाते हैं कि तलाल साहब बिलावल की इस रैली के हवाले से और ख़ास तौर पर बिलावल के हवाले से क्या कह रहे हैं, वो सुनिए ज़रा। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भी करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर। यह क़यामत की निशानी है मेरे भाई कि करप्शन पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है। बिलावल साहब, करप्शन पर बात करने से पहले जब तक आपके नाम के साथ जरदारी लगा हुआ है ना बात किया करें। ये तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा। क्लासेस साहब, अब जरदारी साहब का नाम तो वो हटा नहीं सकते अपने से, अब क्या हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही थी तलाल जो है जानबूझ के उनको भट्टो कह रहे थे या भुट्टो कह रहे थे। भट्टो कह रहे थे, इसी तरह का था। बहरहाल मेरा ख्याल तलाल की बातों में बड़ा वजन है, मैं इसमें कहने में हर्ज नहीं है कि आपका वो कहते हैं होलियर देन पोप की जब पोजीशन आप लेते हैं ना, देन आपको एक पोप की तरह एक्ट भी करना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर आसिम जैसे एक उसके लिए वहाँ पे सारे का सारा जिस तरह के हमने चीज़ें देखी हैं, इस किस्म के केसेस हैं, उनके केसेस आए हैं कि टेररिज्म स्पॉन्सरशिप का उन पे आया है, उनके फैसिलिटेटर का उन पे आया है। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने डेरे उनके अस्पताल में डाल दिए हैं 400 या 500 बिलियन रुपीज़ का। जब तक क्लियर नहीं होता आप उनके पास डेरे ला के बैठे हैं। यही अपने अंकल से मिलने के लिए गए थे ये बिलावल जी, बिल्कुल। उन्होंने जाके उनको पहली दफ़ा कहा ये मेरे वो हैं, ये 86 कैदी हैं जनाब। ये बात जो आमिर कह रहे हैं ना, ये पॉलिटिक्स नहीं समझ। पंजाब आपका डिफरेंट बॉल गेम है। आज मेरा ख्याल उनको लग गया होगा। जो कुछ मेरे ज़राए कह रहे हैं कि बेसिकली ये नवाज शरीफ साहब पे एक तरह का दबाव डालने की कोशिश थी जो बैकफायर कर गई है। कि इन्होंने पहले किया था कि नवाज शरीफ साहब को कंट्रोल में रखने के लिए पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया, सराइकियों को बेवकूफ़ बनाया। पूरे 5 साल जी सूबा बनाएंगे, सराइकियों का सूबा बनाएंगे,
वो मकसद बारगेन करना था, नवाज शरीफ को दबाव में रखना था कि अगर आपने कोई सीरियस मूव की तो हम पंजाब को 2 हिस्सों में करके आपकी ताकत को हम तोड़ देंगे। रैली ले आई दबाव। अब इन्होंने रैली निकाली क्यों? कि जनाब के डॉक्टर आसिम की रिहाई करवानी है, उसके बाद अयान अली का अभी मसला चल रहा है, सारी पॉलिटिक्स। और बेचारा जैसे इनका, मुझे खुद भी मेरी एक बड़ी अच्छी उसके बारे में, बच्चे के बारे में एक राय है। क्लीन बच्चा, बहर से पढ़ के आया, उसको अच्छी ग्रूमिंग करने के बजाय, कोई बेहतर लोगों के कंट्रोल में देने के बजाय, दुख की बात क्या है माजरत के साथ कि प्राइम मिनिस्टर में हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का जो क्राउड है वो हम डेली सुन रहे होते हैं। ये मरियम साहिबा का उनका क्राउड है जो उनके इर्द गिर्द बैठता है, उनकी ज़बान सुने, उनकी देखें वो कैसी वहाँ से हमें चीज़ें आ रही हैं। जो बिलावल साहब का क्राउड है वो माशाल्लाह उनके इर्द गिर्द लोग देखते हैं। जो बिलावल आसिम की उसमें जाके बैठेगा कंपनी में, वो बिलावल कैसे वहां पे डिलीवर करता? मुझे तरस आते उस बच्चे पे, जैसे आमिर कह रहा है। उसको जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा ना। नहीं, मैं आसिफ जरदारी की डिफेंस पे लगा दिया उसको। सर गलत, सिर्फ आसिफ जरदारी के नहीं किया, आसिम की उसकी डिफेंस पे लगा दिए, अयान अली की डिफेंस पे लगा दिए, जो बिलावल को करना चाहिए था। खैर कोई हम वो नहीं है, जस्ट हमारा व्यू है, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और करते रहते हैं क्योंकि उनको वहां सिंध से वोट मिल जाते हैं, जैसे आमिर कह रहे हैं। बिलावल को उसी डिफेंस पे रहना चाहिए था जो इसने 2013 में की थी कि मैंने फुफ्फी के कहने पे नहीं चलना, मैंने एंकल्स की करप्शन नहीं करनी, डिफेंड करनी। और बिलावल को आपको याद होगा, यहाँ जरदारी साहब ने कहा था बिलावल इमेच्योर है, इसको सियासत नहीं आती और बाहर भेज दिया था। बिलावल को कुछ असूलों पे रहना चाहिए था। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का क्या फायदा है? अगर आपने ऑक्सफोर्ड से वापस आके अपनी पार्टी की करप्ट लीड का दिफा करना है ना, तो बुल्ले शाह मुझे याद आता है, इल्म बस करियो यार, फिर कोई फायदा नहीं है आपके यहाँ पे पढ़े। इससे बेहतर तो मेरा तो अपनी तारीफ हो जाए, हम तो टाट वाले लोग बेहतर हैं यार। कोई थोड़ी सी तो हमें तमीज है। टाट के स्कूलों ने हमें डंडे पे शक मार के पढ़ाया, उस्तादों ने इतनी तमीज तो सिखा दी कि यार ये चीज ठीक है, ये गलत है। आज तक हम उसका प्रचार, जितना हमारी औकात है हम करने की कोशिश करते हैं। अब पंजाब में आज उनको लग गया है, पता चल गया है। और आपको याद होगा एतजाज हसन ने क्या बात की, प्रेडिक्शन की थी ये उन्होंने काशिफ अब्बासी के शो में, याद है आपको? उसने कहा जरदारी साहब जो उन्होंने क्रैश लैंडिंग की है ना, उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। तो जरदारी साहब जो अपना तोता जो है, एतजाज हसन साहब साथ ही खड़े हुए थे, उन्का भी चेहरा उतरा हुआ था। कहाँ उन्होंने बेनजीर का जलसे देखे हुए हैं और लास्ट जलसा लियाकत में, और भुट्टो का बेटे ने पहली रैली अपनी निकाली है तो वो 2000 और फैसलाबाद में मेरा ख्याल है आपका, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जरदारी का बच्चा देख रहे हैं, भुट्टो का बच्चा नहीं देख रहे। ये देख लें 2008 में आप सीटें निकालें, फैसलाबाद में बड़ी सीटें निकाल, 6 के करीब इनकी सीटें थी मेरा ख्याल है। आज वहां पे आपको 2-3 हजार 4-5 हजार बंदा मैक्सिमम कह सकते हैं, 10,000 को इतना बड़ा बंदा नहीं है। लोग कह रहे हैं किसी, मैंने एक रिपोर्टर से चेक किया वहां के, पूछ लूं कि शायद मुझे टीवी पर ना, उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई और होता ना तो वो जलसा ही ना करता, वो चेयरमैन बेचारे की मजबूरी। चलें अब छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की, जिन्होंने अवामी अहमियत के 8 अज खुद नोटिस केस अब तक ले लिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके इक़दामात मुंह जोर इदारों को लगाम डाल सकेंगे? छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस अब बात करने हम जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के हवाले से। सानिया कोयटा की भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है आमिर साहब, ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से अवामी अहमियत के 8 अज खुद नोटिस केस ले लिए हैं, नोटिस लिया जा चुका है, क्या हम समझ लें सुप्रीम कोर्ट का सुनहरी दौर एक बार फिर से वापस आ रहा है? सुनहरी दौर इसलिए हम कहते हैं कि मेरा रऊफ का कंसिस्टेंटली ये एक व्यू रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां इदारे मफलूज हो चुके हैं, जहां पुलिस, FIA, नैब ये अपने काम नहीं कर रहे हैं, जब तक ये बहाल नहीं होते, जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि लोगों की दाद रसी करते रहें। सुबह रोज़ का अखबार पढ़ के कोई भी आदमी दुनिया के किसी कोने से हो, वो 4-5 ऐसी खबरें ज़रूर होती हैं जिनको पढ़ के रोने को दिल करता है। और अगर उस पर भी किसी का दिल नहीं मसलता और पता होता है कि इनका कोई कुछ नहीं होगा, उनका कोई परेशान हाल नहीं होता, और वो चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो इस तरह के टेकअप कर रहे हैं इश्यूज़ जो कि ह्यूमन वैल्यू के हैं, गरीब लोगों के हैं, पसमानदा तबके के हैं और कमज़ोर लोगों के हैं। और ये सिर्फ एक्चुअली जो इफ्तिखार चौधरी साहब से जो शिकायत हमें हो गई थी इस चीज़ की कि उनकी सिलेक्शन जो थी ना
वो केसेस की वो ठीक नहीं रही थी। कई दफ़ा उसमें पब्लिसिटी का एलिमेंट आ जाता था, कई दफ़ा वो बड़े फ्रिवलस थे, जिस तरह के वो खातून को एक शराब की बोतल के ऊपर उन्होंने सुओ मोटो ले लिया था। तो अभी तक जो उन्होंने केसेस टेकअप किए हैं वो सारे उस क्राइटेरियन को मीट करते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। मेरा तो उनको सलाम है कि ये कोई ना कोई तो, जब हुकूमतें रियासत अपनी जिम्मेदारी नहीं करती तो अदालत भी नहीं करेगी तो कौन करेगा, किधर जाएंगे? इक़दामात को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन क्लासेस साहब क्या उम्मीद ये रखी जा सकती है कि जितने भी मुंह जोर इदारे हैं इनको भी लगाम डाली जा सकेगी? असल चीज़ ये है, बिल्कुल डाली जा सकती है और इफ्तिखार चौधरी साहब ने डाली थी, हमने उनको कवर किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, उन पर तमाम एतराज़ात बिल्कुल अपनी जगह पे। वहाँ पे उन्होंने सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों और रूलिंग एलीट के दिल में एक दफ़ा खौफ डाल दिया था कि आप अकाउंटेबल हैं यहाँ पे। मैंने उनकी टांगे कपकपती देखती। एक दफ़ा मेरे यहाँ पे जानने वाले थे, एक एडिशनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जनाब कि इफ्तिखार चौधरी साहब को सुओ मोटो का ये हमें फ़ायदा हुआ है कि अब हमें गलत काम कहने से वजीर भी डरता है, सेक्रेटरीज भी डरते हैं कि कल को खबर लग जाएगी और हमें बुला लिया जाएगा। इम्पैक्ट बता रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है 3 साल बाद ये बात मैं और आमिर ये नहीं कि आज इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि हम मुसलसल मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म जरूरी है, जहां पे पुलिस आपकी पोलिटिसाइज है। जो हमजा शहबाज शरीफ को इंटरव्यू देकर डीपीओ लगे, वो डीसीओ लगे, वहां पे वो आके लोगों पे जुल्म करें, तशद्दुद करें और इन्हीं के कहने पे पूरी पुलिस स्टेट बना के रख दें, 14 लोगों को गोलियां मार दें आप वहां पे उसमें मॉडल टाउन में और एक बंदा भी ना पकड़ा जाए। उस रियासत में बहुत जरूरी हो जाता है कि 2 फोर्सेज एक्टिव रहें, एक मीडिया एक्टिव रहे, एक आपकी अदालतें एक्टिव रहें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनसे साकिब निसार साहब से कि लोगों की तवक्कुआत का जो उन्होंने कहा था लाहौर में, उन्होंने तकरीर करते हुए कि अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। यही अवाम की तवक्कुआत थी आपसे कि जो चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड हैं, जिनका कोई नहीं है, जो रियासती इदारे जुल्म कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, पावरफुल लोग जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं और उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि पुलिस खत्म होगी आपकी। आपका डीसी और डिप्टी कमिश्नर जो है ये गुलाम बन के रह गए हैं। डीएमजी क्लास जो बहुत बड़ी क्लास थी, जकूटा जिन बन के रह गए हैं कि जो इनको तरीके बताते हुए सियासतदानों को कि माल कैसे बनाना है, जुल्म तशद्दुद कैसे करना है। सो ये चीफ जस्टिस साकिब निसार, इसलिए हम ना उनकी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम ये चाहते थे कि ये इदारे करें। नैब को आप थोड़ा सा मजीद वो टाइट करें। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो करने का काम होते हैं बाज़ वो नहीं करते। अपोजिशन अब आप अकेले हैं, आपसे उम्मीदें हैं। जब आपको अदालत ने 10 दफ़ा कहा है कि जनाब के ये जो नैब का चेयरमैन कमर जमान चौधरी साहब हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाए, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बने। अदालत आपको कह रही है इमरान खान साहब और उनके साथी वो सोए हुए हैं। अदालत रोज इशारा दे रही है कि ये जो इशारा नहीं, ऊंची आवाज में वाला दोबारा टेकअप करें फलाना, उनको इशारे नहीं आते। इमरान खान साहब एक काम करें, अपना कोई अच्छा सा कोई और मतलब बाबर रहमान साहब को कह दें या किसी और को कह दें कि जनाब आप एक रेफरेंस जो है कमर जमान चौधरी साहब के खिलाफ फाइल करें। आपको बहुत महाजों पे लड़ना पड़ेगा। अदालतें इस वक्त मुझे लग रहा है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की वजह से एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं। अपने आप को 3 साल बाद एक डल पीरियड आया है जो मैंने माजी में देखा, उसमें हमें बहुत सारी चीजें बयानात आते थे, गुफ्तगू होती थी, लेकिन हमें कोई ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं होते थे। अब यह है कि साकिब निसार साहब जो हैं वो कहते हैं ना टू उसको बुल को इससे पकड़ना सींगों से, सींगों से पकड़ना, तो वो उसको सींगों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। गुड थिंग इज कि 1 महीने में आज अभी उनको 19 दिन हुए हलफ लिए हुए, उन्होंने 8 सुआ मोटो लिए हैं और बड़े उन्होंने अगेन आई वुड से चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड के लिए लिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। लास्ट मैं ये जरूर कहूंगा, मिसिंग लिंक सिर्फ ये है कि इसके साथ में जुडिशियल रिफॉर्म का एक्सपीडिशियस जस्टिस कि ये जो 20 लाख केसेस पड़े हैं ऑन एवरेज 10, 15, 20 साल में फैसला होता है, उसका एक रिफॉर्म्स का एक पैकेज भी साथ आ जाए तो देन ही इज माय हीरो, इज ऑलरेडी माय हीरो, he'll be my bigger hero। इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छे की रखी जा सकती है। क्लास अब कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब बात कर रहे हैं, 1 महीना तो सानिया कोयटा कमीशन की रिपोर्ट को आए हुए भी हो गया, उसकी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ, तो सानिया कोयटा पर हुकूमत अमल कराएगी भी या नहीं इस रिपोर्ट के ऊपर? अमल शमल को छोड़ें, वो तो मेरा ख्याल है उसमें चैलेंज कर रहे हैं जनाब कि जो चीज़ें भी हमारे ऊपर दी गई हैं कोयटा कमीशन में तो वो सही नहीं है। वो चौधरी साहब खान साहब कह भी चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब हम एक डोजियर जो है एक हम भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें हम अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे कि हमने क्या किया है। सही है। जो मेरी थोड़ी सी कोई उनसे मिनिस्ट्री के कुछ लोगों ने कोई अप्रोच करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ, इंटीरियर मिनिस्ट्री का ख्याल है कि जो अच्छी चीज़ें हमने की हैं हमने उनको प्रॉपर प्रोपेगेट नहीं किया। ये समझते हो कि ये करना हमारी ड्यूटी थी, स्टेट की इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है, इश्तिहारात लगवाना, वज़ीर आज़म को फोटो छपाओ तो बला बला करो, हमने नहीं किए। उनका ख्याल है शायद ये हमारी गलती थी, हमें करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो दीगर इदारों के करने की हैं वो हमारे खाते में पड़ गई हैं।
हमारी कामयाबियां दीगर इदारे ले लेते हैं, उनकी जो नाकामियां हैं वो हमारे खाते मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के खाते में पड़ जाती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मेरी कुछ सोर्सेज कह रहे हैं, चौधरी निसार अली खान साहब के लिए जो मसाइल पैदा किए हैं ना, इनकी अपनी ही वजारत के 2 लोगों ने पैदा किए हैं। नाम बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, आपको पता है हम कोई छुपने वाले थोड़े हैं, नाम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक ये है कि जब वहाँ पे इन्होंने बुलाया था जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कि इनको इंटीरियर इनको सेक्रेटरी को आरिफ साहब को कि आप आएँ और कमीशन को ब्रीफ करें, कोई सवालात हैं, तो पता है ज़कोटा जिन है। उन्होंने कहा जनाब ये जज साहब कौन होते हैं, मुझे क्वेटा बुलाएंगे, मैं तो नहीं जाता। चौधरी निसार को फंसाने वाले इनकी अपनी मिनिस्ट्री के लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने फ़ोन किया, शोएब एक सदीकी साहब कमिश्नर कराची भी रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो इस्लामाबाद में, इतना ठंडा मौसम है, मैं तो नहीं जाता क्वेटा में, आप ऐसा करें, आप कहाँ हैं? उन्होंने मैं कराची में। तुम आप ऐसा करो कराची से क्वेटा लैंड कर जो। वो लैंड कर गए, अगले दिन पेश हुए तो उन्होंने उनसे पूछा जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कि एक्सीलेंसी आप कौन? उन्होंने कहा जनाब मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ। कि जनाब ये क्या चीज़ होती है? तो सेक्रेटरी की उन्होंने जनाब वो बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, वो नहीं आ सके। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बताएंगे कि वो बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, नहीं आ सकते, डेफिनेटली उनमें आएगा कि 70-80 बच्चा मारा गया लोगों का, यार एक नस्ल बलोचों पश्तूनों के उड़ गए। आप कह रहे हैं मैं आपका सेक्रेटरी दाखिला कह रहा है मैं बिजी हूँ। खैर उन्होंने पूछा ये स्पेशल सेक्रेटरी होता क्या है? उन्होंने जनाब आई एम एट द डिस्पोजल ऑफ ये चौधरी निसार अली खान साहब, वो मुझे कोई काम जो फाइंडिंग आई है ना ये उनसे रिलेटेड इसलिए हैं। सारा केस जो चौधरी निसार अली खान से रिलेटेड था, जो क्वेश्चंस होने थे, ये अगर प्रॉपर तरीके से जवाब दे के आते वहां पे ये जो है आरिफ साहब और इनके शोएब सदीकी साहब, शायद इसमें चौधरी निसार अली खान साहब ने फीचर नहीं होना था। रीजन क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी इंटीरियर होता है, इनकी एग्जीक्यूशन होती है। जवाब तलब पीएससी में जो की जाती है सेक्रेटरीज की जाती है, मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता। जी जी जी। सो खैर वहां पे जब उन्होंने कहा जनाब कि मुझे जो मिनिस्टर साहब जो काम कहते हैं मैं कर देता हूँ, उस पर उन्होंने कहा था कि इसका मतलब आप सारा दिन मिनिस्टर की उसमें लगे रहते हैं, खुशामद में लगे रहते हैं, काम नहीं करते जहाँ से। फिर उन्होंने कहा जनाब कि आपके पास कोई ब्रीफ है, कोई हमें बताएं आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैं तो कराची में था, मैं आ गया हूँ, मैंने कोई ब्रीफ लेके नहीं आया। फिर उन्होंने कहा आरिफ साहब को बुलाया, आरिफ साहब गए, ये भी आए बाएं शाएं करके जो ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है डीएमजी के ज़कोटा जिन्हों का करके आ गए। ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से चौधरी निसार अली खान पे वो नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। तो चौधरी साहब जज साहब पे नाराज होने की बजाय जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब पे वो अपने ही वो घर का जायजा लें तो पता ये चलेगा कि खुरा जो है ना वो आरिफ खान साहब जो उनके सेक्रेटरी हैं दाखिला उन तक जाएगा और शोएब सदीकी साहब तक जाएगा, जिस तरीके का उन्होंने कंडक्ट किया वहाँ पे। तो लेकिन मेरा ये इतलात है कि आने वाले दिनों में कोर्ट में चीज़ें पेश होने वाली। जी जी आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि ये हम बड़ा इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं कि ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, बड़ी रेयरली कोई किसी कमीशन किस तरह की आती है। ये जो रिएक्शन आ रहा है ब्यूरोक्रेसी का कि जी मेरी बड़ी बेइज्जती की है, ये बहुत अच्छा है कि ना सिर्फ कोर्ट को वी शुड पिन देम डाउन, उनको जो अगर किसी की पता चलता है ना अहली है या लैप्स है उसको निकाल देना चाहिए। लोगों की जानें गई हैं और मिसाल कायम कर देनी चाहिए। तो मेरे साथ उन्होंने अच्छे रवैये से बात नहीं की, मेरी बेइज्जती की, प्रोटोकॉल नहीं दिया भाई साहब, प्रोटोकॉल नहीं दिया। भाई आपका जो काम है वो आप एक सरकारी अफसर हैं, उसके ना कहने पे शुक्र करें कि अभी तक आपको बर्खास्त नहीं किया गया, आपको निकाला नहीं गया। दूसरा माफ़ कीजिएगा काल साहब, ये कहना कि उनके पब्लिक रिलेशनिंग का चौधरी निसार साहब का कसूर है और ये उनके काम की, वो उन्होंने अपनी एक तकरीर याद की हुई है कि मैंने ये काम, जनाब ये काम नहीं है। बाकी छोड़े उनके उससे रवैये से, बातों से, तकरीरों से ये बू नहीं आती है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान की जो कौमी स्पिरिट है कि इनके आफ्टर ये दहशतगर्दों के बारे में जाया जाए, खास तौर पे मजहबी दहशतगर्द हैं, वो नहीं आता। वो लगता है कि उनके हमदर्द हैं। ये जो आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि जनाब कल अदम जो तकरीरें हैं वो सारे दहशतगर्द नहीं है। अब इसका क्या हम करें कि ये यूनाइटेड नेशन से लड़े, यहाँ पे लड़े, गुड तालिबान बैड तालिबान की हमें जो बताया जाता है पॉलिसी खत्म हो गई है, स्वाह खत्म हो गई है। ये वही बात है उनका। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस तरह वो मौलाना अताउर रहमान को टूरिज्म का मिनिस्टर बना दिया गया था ना, उसी तरह ही चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ही इज़ नॉट द राइट पर्सन, राइट फेस फॉर दिस जॉब। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन वो इस जॉब के लिए नहीं है। पेट्रोलियम के लिए बड़े अच्छे थे, शायद फॉरेन मिनिस्टर भी बड़े अच्छे हो और शायद आपके बकौल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे हों, खत्म हो चुका है, मगर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं चलेगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि चौधरी निसार साहब इस मिनिस्ट्री के अहल नहीं है, इसको सूट नहीं करते। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने काम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।